कंट्रोल ऑफ डायरियल डिजीज़ के हम डायरियल डिजीज़ को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो इसमें आपने इनकी हेडिंग्स पे मेन फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी शॉर्ट टर्म होती है कंट्रोल और लॉन्ग टर्म कंट्रोल होती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म कंट्रोल के अंदर जो आपने हेडिंग लिखनी है वो सबसे पहले लिखनी है अप्रोप्रिएट क्लिनिकल मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें एक चीज़ आएगी। और दूसरा मतलब कि शॉर्ट टर्म में यही है कि हम जो है प्रॉपर्ली क्लिनिकल मैनेज करें सारा, ठीक है, केस डायरिया का। तो ये हमारे पास शॉर्ट टर्म इसके हम कंट्रोल कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म यही है कि आपके पास बेटर MCH प्रैक्टिसेस, केयर प्रैक्टिसेस होने चाहिए, प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए और प्रिवेंटिंग डायरियल एपिडेमिक्स, ये लॉन्ग टर्म में आ जाएंगी। ठीक है, तो इनकी फर्दर हम हेडिंग्स देखते हैं। अभी सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म की जो हेडिंग है अप्रोप्रिएट क्लिनिकल मैनेजमेंट, उसको देखते हैं। तो आगे इन्होंने दिया हुआ है अप्रोप्रिएट क्लिनिकल मैनेजमेंट। और आपको पता है कि जब भी आपके पास कोई डायरिया का केस आएगा, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या देंगे उसको, ओरल रीहाइड्रेशन थेरेपी। पेशेंट की जो डिहाइड्रेटिव कंडीशन हुई है उसको आपने ख़त्म किया। पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन हुई है उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, तो अगर इसकी लाइन में देखें, हमारे पास तकरीबन 5th लाइन में लिखा हुआ है द एम ऑफ ओरल फ्लूइड थेरेपी क्या है, टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। ठीक है, और 3 लाइन छोड़ के लिखा हुआ है ओरल फ्लूइड थेरेपी इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन दैट ग्लूकोज गिवन ओरली इन्हेंसेस द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर एंड इज़ कैपेबल ऑफ करेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर डेफिसिट। ठीक है, इसमें क्या है कि ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी में कि हमारे पास सबसे पहले हम बात करें कि ORS जो है, ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी का जो है ना फ़ायदा क्या है, एम क्या है। एम यही है कि हम डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करें। और दूसरा ये कि जो हम इसमें ग्लूकोज देते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है कि जो सॉल्ट और वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है वो प्रॉपर्ली हो जाती है। और इस तरह से ये है कि जितने भी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हुआ होता है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ORS कैसे करना है। ठीक है, तो आपके पास जो नेक्स्ट इस पेज पे जो लास्ट लाइन की अगर हम बात करें तो उसमें आपके पास मदर्स शुड बी टॉट हाउ टू एडमिनिस्टर। इसमें आपके पास जो हेडिंग आ रही है दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ORS, कि हमने ORS को एडमिनिस्टर कैसे करना है। तो मदर शुड बी टॉट हाउ टू एडमिनिस्टर ORS सोल्यूशन टू देयर चिल्ड्रन। ठीक है, कि माउस को सिखाना चाहिए कि हमने बच्चों को कैसे ORS को पिलाना है। ठीक है, इट इज़ बेस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन टू बी गिवन बाय अ नर्स और बाय द हेल्थ वर्कर। ठीक है, नर्स देगी या हेल्थ वर्कर उसकी डेमोन्स्ट्रेशन करेगी, फॉलोइंग विच द मदर फीड्स द सोल्यूशन टू हर चाइल्ड। ठीक है, अंडर द सुपरविजन रिस्पेक्टिंग द फॉलोइंग रूल्स। ठीक है, कि जो नर्सिस होंगी और जो हेल्थ केयर वर्कर्स होंगे वो मदर्स को सिखा देंगे आपने अपने बच्चों को कैसे ORS पिलाना है। ठीक है, तो वो फिर उसको फॉलो करेंगी। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि फॉर चिल्ड्रन उनको क्या आपने रूल देने हैं, क्या आपने उनको कहना है कि कैसे पिलाना है। फॉर चिल्ड्रन अंडर एज 2 years गिव अ टीस्पून एवरी 1 to 2 minutes। ठीक है, क्या करना है कि वो एक साथ उतना पानी नहीं पी सकते, तो हमने क्या करना है कि टी मतलब चाय के चम्मच जो है ना वो थोड़ी थोड़ी देर बाद, मतलब 1-2 मिनट बाद जो है ना, जो 2 साल से कम वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके जो है 1-2 मिनट के बाद एक एक टीस्पून देना है। ठीक है, और फ्रीक्वेंट सिप्स आउट ऑफ अ कप फॉर ओल्डर चिल्ड्रन। ठीक है, थोड़े से जो बड़ी एज के हैं उनको थोड़ा सा सिप देना है। मतलब जो सबसे छोटे हैं 2 साल से कम बच्चे उनको टीस्पून 1-2 मिनट के बाद देने हैं, और जो थोड़े से बड़े हैं उनको सिप्स देने हैं। ठीक है, अडल्ट्स में ड्रिंक एज मच एज दे लाइक। ठीक है, जितना पीना चाहें उतना पिए। ठीक है, ट्राई टू गिव द एस्टिमेटेड रिक्वायर्ड अमाउंट विद इन द 4 hour पीरियड। ठीक है, कि 4 घंटे के अंदर जो एस्टिमेटेड अमाउंट है जो लिखी हुई है उसको 4 घंटे के अंदर देना है। एज अ जनरल गाइड आफ्टर ईच लूज स्टोल गिव चिल्ड्रन अंडर 2 years of एज। लिखा हुआ है कि 2 साल से जो कम बच्चे हैं उनको 50 से 100 ml देना है। ठीक है, और जो थोड़े से बड़े हैं 2 साल से ज़्यादा वाले बच्चे हैं उनको 100 से 200 ml देना है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद बताया कि अगर बच्चे को वॉमिटिंग आ जाती है, अगर तो बच्चे ने वॉमिटिंग कर दी है तो हमने 10 मिनट इंतज़ार करना है और फिर उसको दोबारा से ट्राई करना है, आहिस्ता आहिस्ता उसको सोल्यूशन देना है, और जो है ना 2 से 3 मिनट बाद, हर 2 से 3 मिनट बाद उसको स्पूनफुल देते जाना है। ठीक है, अगर वो वॉमिटिंग कर देता है, ये नहीं है कि हमने वॉमिटिंग कर रहा है तो हमने उसको देना ही नहीं है, उसको 10 मिनट के बाद दोबारा से 2 से 3 मिनट जो है ना हमने स्पूनफुल देना शुरू कर देना। इफ़ अ चाइल्ड वांट्स टू ड्रिंक मोर, अगर तो वो चाह रहा है कि मैं और ज़्यादा ORS सोल्यूशन पीऊँ, तो ये नहीं कहना नहीं तुम्हारी रिक्वायर्ड अमाउंट पूरी हो गई है, नहीं अब नहीं तुमने पीना, नहीं, उसको फिर भी पिलाते जाना है जब तक वो चाहता है। ठीक है, अगर वो रिक्वायर्ड अमाउंट नहीं पी रहा तो साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन जो है वो ख़त्म हो गया है, तो रीहाइड्रेशन इसका मतलब कंप्लीट हो गई है।
ठीक है। डिहाइड्रेशन के साइंस जो हम अभी पढ़ेंगे वो अगर ख़त्म हो गए तो हमने जो है वो इसका मतलब कि वो अब नहीं पी रहा, ठीक है, तो उसकी जो है ना डिहाइड्रेशन कंप्लीट हो गई है, तो उसको हमने बार बार तंग नहीं करना, ठीक है। व चाइल्ड इज़ ब्रेस्ट फेड, अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो नर्सिंग शुड बी परस्यू ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट विद द ORS सोल्यूशन। ORS सोल्यूशन के साथ फिर ब्रेस्ट फीडिंग भी करवानी है। तो ये थोड़ी सी मदर्स को इंस्ट्रक्शंस देनी है। आपके पास कोई मदर आई है तो उसको आपने इंस्ट्रक्ट करना है कि आपने अपने बच्चे को कैसे जो है ORS की देनी है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि अगर 2 साल से कम बच्चे हैं तो उनको आपने जो है क्या देना है, टीस्पून्स देने हैं 102 मिनट बाद, ठीक है। और जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं उनको सिप्स देने हैं, ठीक है। उसके बाद जो अडल्ट हैं वो जितना मर्जी पिएँ। उसके बाद इन्होंने बताया कि 4 घंटे के अंदर रिक्वायर्ड अमाउंट पिलानी होती है। जो हमारे पास 2 साल से कम बच्चे हैं उनको 50 से 100 ml पिलाना होता है, और 2 साल से ज़्यादा वाले बच्चे हैं उनको 100 से 200 ml पिलाना होता है। अगर चाइल्ड वॉमिटिंग कर देता है उसको दोबारा से 10 मिनट के बाद 2 से 3 मिनट जो है हर 2 से 3 मिनट बाद स्पून्स पिलाने हैं। अगर तो चाइल्ड जो है वो कहता है मैंने और ज़्यादा पीना है, हालांकि उसकी रिक्वायर्ड अमाउंट पूरी हो गई है, फिर भी उसको दे देना। ये नहीं करना कि मैंने नहीं तुम्हें देना, उसको देना है। उसके बाद अगर तो वो रिक्वायर्ड अमाउंट नहीं पी रहा, उसके साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन ख़त्म हो गए, इसका मतलब उसकी डिहाइड्रेशन कंप्लीट हो गई है। और अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा है तो उसको साथ साथ ORS के ब्रेस्ट फीडिंग भी करवानी है, ठीक है। उसके बाद 2 पैराग्राफ छोड़ के लिखा हुआ है कि जो हमारे पास अगर ORS अवेलेबल नहीं है तो फिर हमने क्या करना है, कि अगर आप घर में और एकदम से किसी को डिहाइड्रेशन हो गया या इस तरह से, तो आपने क्या करना है, आपने 1 लीटर पानी लेना है, उसके अंदर 1 टेबल सॉल्ट जो है एक जो है ना टेबल सॉल्ट का डालना है, 1 टेबल स्पून, ठीक है। और 6 जो है ना चाय के चम्मच आपने शुगर डाल देनी है, ठीक है। और उसको 1 लीटर पानी में मिक्स करके ना तो उसको दे देना है, ठीक है। बस मतलब ये कि 1 लीटर पानी लिया, उसमें 1 चम्मच नमक डाला और 6 चम्मच आपने चीनी डाल के ORS बना लेना, अगर ORS आपके में नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो है ना व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिम्टम्स ऑफ माइल्ड डिहाइड्रेशन एंड सीवियर डिहाइड्रेशन, ठीक है। ये टेबल जो है वो लाजमी देखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि जो माइल्ड डिहाइड्रेशन के पेशेंट्स होंगे उनके पेरेंट्स क्या होगी, सीवियर डिहाइड्रेशन के पेशेंट्स के पेरेंट्स क्या होगी, ठीक है। तो पेशेंट्स से पेरेंट्स जो माइल्ड के केस में होगा, अगर उसको थोड़ा सा डिहाइड्रेशन होगी तो वो थोड़ा सा थर्स्टी होगा, ठीक है, रेस्टलेस होगा, मतलब उसको प्यास लगी होगी और थोड़ा सा रेस्टलेस होगा। लेकिन जो सीवियर वाले होंगे वो ड्राउजी हुआ होगा, ठीक है, और ठंडा हुआ होगा, कोमाटोज भी हो सकता है, इतना सीवियर डायरिया। उसके बाद रेडियल पल्स है। जो माइल्ड डायरिया के केसेस होते हैं उसमें जो पल्स रेट होता है वो नॉर्मल होता है, और जो सीवियर है उसमें हमारे पास रैपिड फीबल पल्स हाई होती है। ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो माइल्ड में नॉर्मल होता है, और जो सीवियर होता है उसमें ब्लड प्रेशर 80 मिलीमीटर मर्करी से कम होता है, 80 मिलीमीटर मर्करी से कम होता है, ठीक है, कम होता है ब्लड प्रेशर। और स्किन इलास्टिसिटी की बात की जाए तो माइल्ड में क्या होता है कि जैसे ही हम जो है पिंच करते हैं, ठीक है, तो उसी वक्त मतलब जो स्किन को थोड़ा सा खींचते हैं ना तो उसी वक्त वो वापस अपनी जगह पे चल जाती है। लेकिन सीवियर डिहाइड्रेशन में याद रखना है कि वो बहुत स्लोली रीट्रैक्ट करती है और 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेती है वापस जाने में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन है स्किन इलास्टिसिटी वाला। टंग की अगर हम बात करें तो माइल्ड केसेस में जो टंग होती है बच्चे की वो मॉइस्ट होती है, जबकि सीवियर केसेस में क्या होती है, ड्राई टंग होती है, ठीक है। आपको भी पता है कि अगर मतलब वैसे तो नहीं होता हमें, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्यास लगी हो तो वेरी ड्राई टंग, ठीक है। एंटीरियर फॉन्टेनेले की बात करें ना तो माइल्ड जो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन है बच्चों का, कि माइल्ड डायरिया में क्या होता है, इंटीरियर फॉन्टेनेले उनके नॉर्मल होते हैं, जबकि सीवियर में क्या होता है, वेरी संकन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थी कि हमने डिहाइड्रेशन को कैसे डिफ्रेंशिएट करना होता है माइल्ड एंड सीवियर को, पेशेंट की अपीयरेंस से, रेडियल पल्स से, ब्लड प्रेशर से, स्किन इलास्टिसिटी से, टंग से, एंटीरियर फॉन्टेनेले से। इसके अलावा यूरिन फ्लो भी आप ऐड कर सकते हैं कि यूरिन फ्लो जो हमारे पास सीवियर के केस में होता है कम हुआ होता है, ठीक है। और बॉडी वेट जो लॉस होता है वो सब सीवियर में बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो 2 तरह का ORS होता है, HCO3 वाला और दूसरा होता है सिट्रेट वाला, ठीक है। जो हमारे पास बाइकार्बोनेट वाला होता है ORS, ठीक है, जो हमने 1 लीटर में प्रिपेयर किया होता है, उसमें कॉम्पोजिशंस क्या क्या होती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो है ग्लूकोज होता है, ठीक है, 20 ग्राम्स ग्लूकोज डालते हैं। ग्लूकोज मैंने आपको बताया था क्यों डालते हैं, ताकि जो हमारे पास सॉल्ट और वाटर की एब्जॉर्प्शन होनी है वो हमारे पास प्रॉपर हो जाए इंटेस्टाइन से, ठीक है, इसलिए ग्लूकोज ऐड करते हैं। ग्लूकोज 20 ग्राम्स होती है। इसमें सोडियम क्लोराइड आपने लिख लेना खुद ही, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। सोडियम क्लोराइड जो है वो 3.5 ग्राम्स
ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है सोडियम क्लोराइड 3.5 ग्राम्स होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट 2.5 ग्राम्स होती है, और सबसे कम होता है KCl। सबसे ज़्यादा क्या था, ग्लूकोज 20 ग्राम, ठीक है। सोडियम क्लोराइड 3.5 ग्राम्स, सोडियम बाइकार्बोनेट 2.5 ग्राम्स, और KCl जो है वो हमारे पास 1.5 ग्राम्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ORS, उस सिट्रेट में बना होता है, उसमें सोडियम क्लोराइड ट्राई सोडियम सिट्रेट होता है 3.5 ग्राम्स, और पोटेशियम क्लोराइड उतना ही होता है 1.5 ग्राम्स, ठीक है। और हमारे पास जो है ना ग्लूकोज वो 20 ग्राम्स होता है। मतलब इसमें आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होता, बाकी तीनों चीज़ें होती हैं, ग्लूकोज भी होता है, पोटेशियम क्लोराइड भी होता है, और सोडियम क्लोराइड भी होता है उतनी इतनी अमाउंट में, ठीक है। बस हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होता सिट्रेट वाले के अंदर। इसमें हमारे पास जो है सोडियम ट्राईसिट्रेट होता है, डिहाइड्रेट, ठीक है। सोडियम ट्राईसिट्रेट 3.5 ग्राम्स होता है, ठीक है। और जो हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट, उसकी जगह जो है ना डिहाइड्रेट सोडियम ट्राईसिट्रेट डिहाइड्रेट आ जाता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड उतना ही है, बस जो हमारे पास है ना उसकी जगह आ जाएगा, क्या नाम है, डिहाइड्रेट आ जाएगा। जो सोडियम बाइकार्बोनेट उसकी जगह सिट्रेट आ जाएगा 2.5 ग्राम्स, ठीक है। ये डिफरेंस है बस। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये अभी तक हमने शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट में जो है ना ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी पढ़ी है। अब हम दूसरा देख लेते हैं IV जो डिहाइड्रेशन होती है। IV डिहाइड्रेशन में आपने याद रखना है कि अगर इंट्रावेनस डिहाइड्रेशन करनी है तो उन लोगों के लिए करनी है जो कि पी नहीं सकते, ठीक है, मतलब ड्रिंक नहीं कर सकते, कोमाटोज हैं, तो उनके लिए ये नहीं कि उनके इंतज़ार करना है कब वो पिएँ, ठीक है। उनके लिए हमने IV डिहाइड्रेशन थेरेपी करनी होती है। उसमें हम 2 चीज़ें देते हैं, 3 चीज़ें बल्कि दे सकते हैं। एक ये कि हम रिंगर्स लैक्टेट सोल्यूशन दे दें, रिंगर्स लैक्टेट सोल्यूशन, ठीक है, जिसको हम हार्टमैन सोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। रिंगर्स लैक्टेट सोल्यूशन देना होता है। और दूसरा हमारे पास होता है DTS, ठीक है, डायरिया ट्रीटमेंट सोल्यूशन। एक हमारे पास रिंगर्स लैक्टेट सोल्यूशन होता है जो हमने IV देना होता है, या हमारे पास डायरिया ट्रीटमेंट सोल्यूशन DTS होता है। इसके अलावा अगर इन दोनों में से रिंगर्स लैक्टेट सोल्यूशन भी नहीं है, डायरिया ट्रीटमेंट सोल्यूशन भी नहीं है, तो हमने क्या देना होता है, नॉर्मल सलाइन दे देनी होती है, ठीक है। अगर तो डायरिया जो हमारे पास DTS होता है, डायरिया ट्रीटमेंट सोल्यूशन, उसमें हमारे पास क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम एसीटेट होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज हमारे पास 10 ग्राम्स होता है, सोडियम एसीटेट जो है वो 6.5 ग्राम्स होता है, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड जो है वो 4 ग्राम्स होता है, ठीक है। ग्लूकोज 10 ग्राम्स, सोडियम एसीटेट 6.5 ग्राम्स, और सोडियम क्लोराइड 4 ग्राम्स, ठीक है, 10, 6.5 और 4। उसके बाद इन्होंने टेबल बताया हुआ है कि ट्रीटमेंट प्लान फॉर द डिहाइड्रेशन थेरेपी। इसमें हमारे पास जो इन्फेंट्स होते हैं 12 मंथ्स के नीचे वाले, उनको हम इन्फेंट्स कहते हैं, मतलब 1 साल के बच्चे जो हैं उनको फ़र्स्ट गिव 30 ml पर kg। डिहाइड्रेशन तो हमने देनी होती है ना इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमने देनी होती है वो हमने 30 ml पर kg देना होता है पहले घंटे में, और फिर जो अगले होते हैं 5 घंटे, ठीक है, उनमें हमने उनको 70 मिलीग्राम्स पर kg देना होता है। पहले 30 मिलीग्राम्स पहले घंटे में, और फिर 70 मिलीलीटर पर kg इन द 5 आवर्स, ठीक है। उसके बाद ओल्डर जो हमारे पास होते हैं, मतलब इन्फेंट्स 12 महीने से ज़्यादा वाले बच्चे होते हैं, उनमें हमने पहले जो है 30 ml पर kg ही देना होता है 30 मिनट्स के अंदर, पहले 30 मिनट्स में, और उसके बाद 70 मिलीलीटर पर kg हमने देना होता है 2.5 घंटे में। तो इसमें बस ये है कि कॉमन यही है 30-70, ठीक है, पहले घंटे में, और फिर 5 घंटे में, बाकी 5 घंटे में। और ओल्डर की अगर हम बात करें तो पहले आधे घंटे में आ जाना है और आगे 2.5 घंटे में आ जाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, ठीक है, कि उनको जो है ना मेंटेनेंस थेरेपी देनी है। इसके अलावा मतलब ये नहीं है कि उनका एक दफ़ा दे दिया IV तो बस नहीं, उनको मेंटेन करके रखना है, उनका डायरिया पूरी तरह ट्रीट करना है। इसमें आपने कुछ याद नहीं करना, बस हेडिंग याद करनी है। उसके बाद अप्रोप्रिएट फीडिंग है कि उनको साथ ये नहीं है कि उनको सिर्फ पानी देना है, उनको साथ नॉर्मल फूड इंटेक जो है उसको भी प्रमोट करना है बच्चे को, ये नहीं है उसको उसकी मैल न्यूट्रिशन को सही करना है, ठीक है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कीमोथेरेपी आ जाती है कि कीमोथेरेपी में हमने क्या करना है कि यह है कि जो फजूल किस्म की अननेसेसरी प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करना है, ठीक है। ये हमारे पास हैं जो हमने एक्यूट मतलब कि जो शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट करनी होती है ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन से IV, ठीक है, जिसमें हमने रिंगर सोल्यूशन और हमारे पास डायरिया ट्रीटमेंट सोल्यूशन देखा, नॉर्मल सलाइन देखा। इसके अलावा हमने देखा कि मेंटेनेंस थेरेपी उनको देनी होती है, उनको प्रॉपर फूड देना होता है, अप्रोप्रिएट फीडिंग करनी होती है साथ साथ कीमोथेरेपी को अवॉइड करना होता है, ठीक है। इसके अलावा उनको जिंक सप्लीमेंटेशन भी देनी होती है, ये भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म हम नेक्स्ट ऑडियो में करते हैं।
बेटर MCH केयर प्रैक्टिसेस के मदर और चाइल्ड हेल्थ की केयर जो है उसको प्रॉपर किया जाए, ठीक है। तो इसमें हम 2 चीज़ें देखते हैं, मदर मैटरनल न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन। तो मदर न्यूट्रिशन में हमारे पास क्या होता है कि जो प्री नेटल न्यूट्रिशन है मदर की उसको प्रॉपर किया जाए, मतलब कि जब बच्चा पैदा होने वाला है उससे पहले जो है मदर की प्रॉपर न्यूट्रिशन हो ताकि लो बर्थ बेबीज़ जो हैं वो ना पैदा हों। इसके अलावा पोस्ट नेटल केयर भी मदर की जाए, ठीक है, उसकी पोस्ट नेटल न्यूट्रिशन भी सही रहे ताकि जो ब्रेस्ट मिल्क की जो क्वालिटी है वो सही रहे, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क की जो क्वालिटी है वो प्रॉपर हो जाए। उसके बाद चाइल्ड न्यूट्रिशन है कि बच्चे की न्यूट्रिशन भी प्रॉपर हो, उसको प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग हो। सेकेंडली उसको अप्रोप्रिएट वीनिंग प्रैक्टिसेस करवाई जाए, ठीक है। इसके अलावा थर्ड ये है कि सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो प्रोवाइड की जाए, और फोर्थ ये है कि विटामिन ए की सप्लीमेंटेशन दी जाए बच्चों को, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ हेडिंग्स हैं, इनको ही आपने फोकस करना है बेटर MCH केयर प्रैक्टिसेस लॉन्ग टर्म के अंदर। नेक्स्ट वी हैव द प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज़, ठीक है। प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज़ ये हैं कि इसमें प्रॉपर सैनिटेशन होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले है कि प्रिवेंशन, हम किस तरह से डायरिया को प्रिवेंट करेंगे। सबसे पहले सैनिटेशन है कि प्रॉपर वाटर सप्लाई होना चाहिए, ठीक है, क्लीन वाटर सप्लाई होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जितने भी स्टूल्स हैं, चाइल्ड स्टूल्स हैं, उनको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया जाए ताकि हमारे पास स्प्रेड ऑफ जो है डायरियल डिजीज़ ना हो, ठीक है। तो सैनिटेशन में यही है कि प्रॉपर हाइजेनिक कंडीशंस होनी चाहिए सारी। सेकेंडली हमारे पास आ जाती है प्रिवेंटिव मेजर्स में हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन मतलब कि प्रॉपरली एजुकेट किया जाए, ठीक है, अबाउट द न्यूट्रिशन, हाइजेनिक कंडीशंस, फैमिली हेल्थ, डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में प्रॉपरली जो है ना उसको उनको गाइड किया जाए लोगों को, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन के बारे में, ठीक है। उनकी जो है अबाउट द फैमिली हेल्थ कि हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मेंटल हेल्थ, ठीक है, डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, हाइजेनिक, न्यूट्रिशन, इसके बारे में, ठीक है। फूड सैनिटेशन होनी चाहिए। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मीज़ल्स, ठीक है, ये हमारे पास इंटरवेंशन है फॉर द डायरियल कंट्रोल। फिर लास्ट पे हमारे पास जो आता है प्रिवेंटिव मेजर्स में वो है फ्लाई कंट्रोल, ठीक है, फ्लाई कंट्रोल, क्योंकि फ्लाइज जो होती हैं वो तो ज़रूर इनमें डायरियल डिजीज़ में बहुत ज़्यादा रोल होता है इनका, ठीक है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में आपने सबसे पहले ये लिखना होता है कि सैनिटेशन प्रॉपर हो, फिर हेल्थ एजुकेशन प्रॉपर हो, ठीक है। इसके अलावा आपने लिखना होता है कि इम्यूनाइजेशन जो है वो उसकी प्रॉपर हुई हो, और जो है ना हमारे पास फ्लाई कंट्रोल हो, ठीक है। फिर लास्टली हमारे पास जो आता है, ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, हमने मदर हेल्थ प्रैक्टिसेस को सही करवाया, दूसरा हमने प्रिवेंटिव मेजर्स रखे, तीसरा हमारे पास ये होता है वो गोल के हमने जो एपिडेमिक्स को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। तो कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ डायरियल एपिडेमिक्स को कंट्रोल करने के लिए क्या है कि प्राइमरी हेल्थ केयर प्रॉपर दी जाए, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो प्रॉपर हो। इसमें हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर में ये आ जाता है वही कि फूड सैनिटेशन हो, सैनिटरी डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा हो, प्रोविज़न ऑफ सेफ़ वाटर हो, ठीक है, कि प्राइमरीली जो है ना हमारे पास प्रॉपर हेल्थ प्रोवाइड की जाए, ठीक है, सेफ़ वाटर हो, फूड प्रॉपर हो, फिर हमारे पास जो वेस्ट हैं उनकी प्रॉपर डिस्पोजल की जाए, और वाटर सप्लाई जो है उसकी प्योरीफिकेशन वगैरह, ठीक है। तो ये हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर में आ जाता है, नॉट सच मतलब इतना मुश्किल नहीं है। फिर हमारे पास आता है सर्वाइलेंस, ठीक है, दूसरी चीज़ ये होती है एपिडेमिक्स को कंट्रोल करने के लिए कि वही कि सर्वाइलेंस की जाए इफेक्टिव, जो है हमारे पास ये होता है कि प्रॉपर उसकी डिज़ीज़ को जो है ना देखा जाए और ताकि वो स्प्रेड ना हो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, थोड़ा सा हमारे पास लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में था। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट बार बार मैंने बताया कि उसको हमने क्लिनिकली मैनेज करना होता है जब वो केस आता है, ठीक है। उसी तरह वो सारे जो हेडिंग्स मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म में जो अभी हमने डिस्कस किया उसमें यही है कि मदर चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो, ठीक है, और इसके अलावा दूसरी चीज़ के प्रॉपर सैनिटेशन वगैरह हो, ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स प्रॉपर हो। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी है कि एपिडेमिक्स को कंट्रोल करने के लिए जो है प्राइमरी हेल्थ केयर हो, और दूसरा ये कि सर्वाइलेंस सिस्टम प्रॉपर हो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डायरियल डिजीज़।